अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्लासरूम असेसमेंट। क्लासरूम असेसमेंट एक बहुत मेजर कंपोनेंट है अफेक्टिव टीचिंग का, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्होंने कितना लर्न किया है, तब तक हम अपनी नेक्स्ट टीचिंग मेथडोलॉजी नहीं बना सकते। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लासरूम असेसमेंट होती क्या है। So, according to the definition, classroom assessment is the systematic collection and interpretation of information about student learning and achievement within the context of the classroom. To assess students' development, comprehension, and skills, it makes use of a variety of assessment techniques, tools, and methods. अपने students को assess करने के लिए कि उन्होंने कितना उनकी टॉपिक की डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने क्या कॉम्प्रीहेंड किया है, उनके क्या स्किल्स डेवलप हुए हैं, हम यूज़ करते हैं डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स को, टूल्स को और डिफरेंट मेथड्स को, जो कि हम आज इस प्रेजेंटेशन में लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टाइप्स हैं क्लासरूम असेसमेंट की। सो देयर आर मेजर 3 टाइप्स: formative assessment, summative assessment and diagnostic assessment। सबसे पहले हम देखेंगे कि formative assessment क्या होती है। So, according to the definition, formative assessment occurs during the learning process, providing real-time feedback to students and teachers. It allows for immediate intervention and adjustments to address student needs promptly. So, formative assessment is an ongoing assessment। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि आप एक यूनिट पढ़ा रही हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसके पूरे प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में, पूरे टीचिंग प्रोसेस में आप उनका असेसमेंट लेती रहेंगी। हर टॉपिक के बाद आप असेस करेंगी कि ये टॉपिक उन्होंने बच्चों ने ग्रास्प किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो साथ साथ जब आप असेस कर रही होती हैं बच्चों को, तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि आप प्रॉम्प्टली और टाइमली बच्चों का फीडबैक लेके, तो आपको पता चल जाता है कि हम कितनी उन्हें और ज़रूरत है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपना टीचिंग मेथडोलॉजी। इट्स गोइंग गुड। ओके, सो नेक्स्ट आ जाती हैं स्ट्रेटजीज़ जो कि हम यूज़ करते हैं टू टेक फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। इसके लिए आप क्विज़ेस यूज़ कर सकती हैं, क्वेश्चनिंग कर सकती हैं, ऑब्जर्वेशन बच्चों की कर सकती हैं। ठीक है, ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन से आप देख सकती हैं कि बच्चे कितना ग्रास्प कर रहे हैं, बच्चों से डिस्कशन कर सकती हैं, आप पीयर फीडबैक ले सकती हैं। पीयर फीडबैक क्या होता है कि आप कोई फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ बच्चों को दे देती हैं, तो आप कहती हैं कि एक्सचेंज करें आपस में, और फिर आप कहती हैं कि आप अपने पार्टनर का चेक करें और देखें कि इसने ठीक किया है काम कि नहीं किया। इससे बच्चों का इंटरेस्ट लेवल इंक्रीज़ होता है और वो ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनफॉर्मल असेसमेंट्स। आप इनफॉर्मली भी असेसमेंट्स ले सकती हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसका ये बेनिफिट है सबसे पहले तो कि इट अलाउज फॉर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। इससे आपकी कॉन्टीन्यूस एक मॉनिटरिंग होती रहती है कि आप क्या जो पढ़ा रही हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, वो आप ठीक बच्चों को डिलीवर हो रहा है कि नहीं। एनेबलिंग टीचर्स टू, इससे टीचर्स को क्या फ़ायदा होता है कि आप बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें, एड्रेस, ठीक है, उनको देख सकें कि वो ठीक ग्रैस्प कर रही हैं, उनकी प्रोग्रेस सही हो रही है, वो डेवलपमेंट उनकी लेसन की सही हो रही है कि नहीं। फिर आप उनको मिसकंसेप्शन अगर है कोई, तो उसे एड्रेस करें, और आप जो अपना लेसन प्लान किया है वो आप उसको अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर सकें। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि समेटिव असेसमेंट क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, summative assessment is a type of evaluation conducted at the end of a learning period such as a unit, course or school year. Summative assessment आप किसी टाइम पीरियड के बाद या लर्निंग पीरियड के बाद लेती हैं। जैसे कि अगर आपका पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो गया है, तो पूरे यूनिट की आपने बच्चों को असेस करने के लिए आप एक असेसमेंट डिज़ाइन करती हैं, या फिर जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम्स, वो सभी समेटिव असेसमेंट में आते हैं। समेटिव असेसमेंट का एक ये डायग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी समेटिव असेसमेंट क्या होती है। सबसे पहले
इट इज़ यूज टू सी आर देयर एनी कॉमन गैप्स इन द लर्निंग। इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी लर्निंग या आपकी टीचिंग में कौन से ऐसे गैप्स हैं जो कॉमनली अकर हो रहे हैं, ठीक है, जो बार बार हो रहे हैं ऐसे गैप्स को, ताकि आप एड्रेस कर सकें। नेक्स्ट आता है, इज देयर अ नीड टू डेवलप फर्दर टीचिंग और एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, के बच्चों को क्या फर्दर दोबारा से इस यूनिट को टीच करने की ज़रूरत है या मज़ीद एक्टिविटीज़ करवाने की ज़रूरत है ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी हो सके। नेक्स्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द स्टूडेंट्स रूटीनली मास्टर। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, कि आपकी जो आप प्लान किया है आपने इंस्ट्रक्शनल प्लान, वो उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, आपको इससे एट द एंड ये पता चल जाता है। सो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले आप रिटर्न वर्क दे सकती हैं, जैसे एसेस, रिटर्न रिपोर्ट्स और अदर रिटर्न आउटपुट। इट मीन्स कि आप कोई किसी भी तरह का रिटर्न वर्क दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप परफॉर्मेंस टास्क दे सकती हैं। परफॉर्मेंस टास्क क्या होते हैं, जैसे कि ग्रुप प्रेजेंटेशन या कोई ओरल वर्क या कोई आप प्रोजेक्ट दे सकती हैं जिसे वो रिसर्च करें। नेक्स्ट आ जाता है क्वार्टरली असेसमेंट, जो आप क्वार्टरली असेस कर सकती हैं बच्चों को, जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकती हैं, और भी इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट्स या दोनों को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इट हेल्प्स डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच लर्निंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन मेट। इससे ये पता चल जाता है कि आपके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वो आपने अचीव कर लिए हैं या किस हद तक अचीव किए हैं। इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग एट वेरियस लेवल्स। इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट डाटा आप कलेक्ट कर लेते हो जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो अबाउट ग्रेडिंग, करिकुलम प्लानिंग और other educational policies. Next, summative assessment allows for comparison between students, classes और schools। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप schools को evaluate करते हैं कि उनके बोर्ड में, या हम ओवरऑल स्कूल्स को हम देखते हैं कि इसका बोर्ड में अच्छा रिजल्ट है तो इसका मतलब ये इस स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, तो हम इसके थ्रू स्कूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्लासेस और स्टूडेंट्स को भी इसके थ्रू समेटिव असेसमेंट के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड असेसमेंट टाइप, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। According to the definition, a diagnostic assessment is an evaluation that is given at the start or early stages of instruction to gather information about students' prior knowledge, skills, strengths and weaknesses. Diagnostic में बिल्कुल जिस तरह से एक डॉक्टर होता है वो डायग्नोज करता है पहले कि इस मेरे पेशेंट को क्या मसला है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी मेडिसिन या अपना प्रोसेस को सोचता है कि मैंने इसका इस तरह से इलाज करना है। इसी तरह से आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट में आप जो टीचर्स होती हैं वो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग नेसेसिटी को असेस कर लेती हैं। इसी तरह से डायग्नोस्टिक असेसमेंट में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड को डायग्नोज कर लेती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना लेसन जो है प्लान करती हैं। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? प्री असेसमेंट सर्विस, प्री टेस्ट, प्री क्विज़ेस, कॉन्सेप्ट मैप्स, KWL चार्ट्स। KWL में भी आपके लिए न्यू हो, इसका मतलब ये होता है नो want to know learned। चार्ट बच्चे बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि क्या उन्हें पता है इस टॉपिक के बारे में और वो क्या जानना चाहते हैं, और फिर वो बाद में लिखते हैं आफ्टर द लेसन कि क्या उन्होंने लर्न कर लिया है। डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज़ आप ले सकती हैं, यानी कि आप स्मॉल इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ ले सकती हैं बच्चों से टू नो देयर नीड। नेक्स्ट, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट दे सकती हैं, जैसे कि आप बच्चों को पहले से ही कोई सेंड कर दें रिलेटेड टू द टॉपिक जो आपने पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी बेस्ड असेसमेंट्स हैं कि आप बच्चों को फॉर एग्जांपल कोई सेंड कर देती हैं, व्हाट्सएप कर देती हैं कि ये जो है दे आर सो मैनी वेबसाइट्स जहाँ पे आप असेसमेंट प्लान करके बच्चों को डिलीवर कर सकती हैं कि वो उसमें आप बच्चों के, दे आर सो मैनी वेबसाइट्स जिधर आप अपने बच्चों के लिए जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड
असेसमेंट को डिज़ाइन कर सकती हैं और उन बच्चों को वो सेंड करके उन्हें कह सकती हैं कि आप ये सॉल्व करके आपको सेंड बैक करें, ताकि आपको पता चल जाए कि उनकी क्या नीड है लर्निंग की, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लेसन प्लान करें। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स क्या हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग स्टूडेंट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि इससे आपको पता चल जाता है कि आपने अपना लेक्चर या अपना टीचिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रही हैं उसको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। इससे आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होता, इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि ये बच्चों को ऑलरेडी पता है तो उसे रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने वहाँ से स्टार्ट करती हैं जहाँ से बच्चों को ज़रूरत है। अंडरस्टैंडिंग देयर यूनिक नीड्स, इससे आपको बच्चों की यूनिक नीड्स का भी पता चलता है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी नीड होती है टू लर्न एनी न्यू टॉपिक। सो आप उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड गाइडिंग अफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, और उसके अकॉर्डिंगली भी आप बच्चों को अफेक्टिवली इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। टीचर्स कैन कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर ऑप्टिमल लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स बाय गेनिंग इनसाइट्स इनटू स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड स्किल्स। ओके, सो इससे टीचर्स को ये फ़ायदा होता है कि आप इंश्योर करें कि बच्चों की जो लर्निंग है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, और इससे आप बच्चों की प्रायर नॉलेज को देख सकती हैं। एथिकल कंसिडरेशन इन क्लासरूम असेसमेंट, इट मीन्स कि आप, ये बहुत सारे टीचर से रिक्वेस्ट भी है कि जब आप टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप उन्हें सबके सामने डिग्रेड करते हैं। दैट इज़ वेरी बैड फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड फॉर देयर डेवलपमेंट। इससे बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि हम तो यही हमारा है लेवल और हम आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते, और वो ह्यूमिलेशन का भी शिकार होते हैं। और इस तरह इट ऑल्सो इनकरेजेस बुलिंग, क्योंकि जब बच्चों को इट ऑल्सो इनकरेजेस बुलिंग, बिकॉज जब दूसरे बच्चों को पता चलता है कि अच्छा इसका यही वीक पॉइंट है तो वो उसको बुली करते हैं, और इस तरह बच्चों की मज़ीद उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। सो इज़ एन एथिकल कंसिडरेशन कि आप बच्चों की उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। ओके, नाउ देयर आर सम एथिकल कंसिडरेशंस एंड एज वेल। जब आप क्लासरूम असेसमेंट कर रही होती हैं तो एथिकल भी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो यू शुड इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी। अगर कोई आपका रिश्तेदार है या फिर आपकी वैसी लाइकिंग है किसी बच्चे के लिए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि असेसमेंट में आप बायस ना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर एक बच्चा हमेशा अच्छे मार्क्स लेता है तो डेफिनेटली वो टीचर का फेवरेट हो जाता है, और एक बच्चा पहले अच्छा नहीं था लेकिन समहाउ उसने हार्ड वर्क करके वो आगे आ गया है, तो आप ये ना हो कि आप कह देंगे तो बायस हो जाएंगे, ये तो अच्छा बच्चा है तो इसको देना चाहिए। ओके, सो ensure fairness and equity. Next comes protecting student privacy. This is very very important. बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो ख्याल नहीं करते, सबके सामने बच्चों को इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। इससे बुलिंग भी इससे जो है वो बुलिंग भी इंक्रीज़ होती है, बिकॉज इट ऑल्सो इनकरेजेस बुलिंग, बिकॉज जब बच्चों को पता चलता है कि ये इस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो उस चीज़ पर उससे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और इस तरह उनकी अंदर बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और आगे बढ़ने की जो एक ख्वाहिश है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखें, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, और अगर कोई बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं ले पा रहा है उसको अलग से काउंसलिंग करें उसकी, और फिर उसको इनकरेज करें और उसको इम्प्रूव करने में उसकी पूरी मदद करें। नेक्स्ट इज़ अवॉइडिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये वही बात आ जाती है कि प्लीज़ बायस्ड और डिस्क्रिमिनेट नहीं करें बच्चों के दरमियान, ठीक है, जब आप असेस कर रहे होते हैं। ओके, this was classroom assessment. I really wish it will help you in teaching effectively. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ आएंगे जो कि आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। सो सी यू इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।